अब हमें देखना होगा डिफरेंस बिटवीन यूप्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी कि कुछ डिफरेंस ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग करते हैं। कई सारे एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पे ये आ जाता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस बताइए। यहाँ पर हमने इनके लक्षण लिखे हैं, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले नंबर पर प्रोकैरियोटिक कोशिका है और दूसरे नंबर पर आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं साइज़ की, यानी कि इसकी आमाप कितनी होती है। तो प्रोकैरियोट कोशिका काफ़ी छोटी कोशिका होती है जिसकी साइज़ 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। वहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो ये 5 माइक्रोमीटर से लेके आपकी 100 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन तक होती है। इसके मुकाबले ये थोड़ी बड़ी होती है। कवरिंग की बात करें यानी आवरण की हम बात करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कवरिंग। ठीक है, एक आवरण तंत्र युक्त होती है, द्वि आवरण तंत्र होती है, यानी यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और यहाँ पर कैसी मेम्ब्रेन पाई जाएगी, डबल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल केवल जीवाणुओं यानी कि केवल बैक्टीरिया में होती है और किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की ये बनी हुई होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। सेल वॉल की बात करें यूकैरियोटिक कोशिका में तो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी और वो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की, और पेप्टाइडोग्लाइकन वहाँ पर एब्सेंट होता है। साथ ही साथ आपकी जो एनिमल सेल होती है, ठीक है, एनिमल सेल में भी आपकी जो सेल वॉल है वो नहीं पाई जाती, यानी कि एब्सेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। एक प्रारूपिक केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, यानी कि एक जो टिपिकल आपका जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होगा, उसकी जगह पर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। और उस न्यूक्लियोइड में क्या होगा, उसका आरएनए डीएनए जो भी एक बैक्टीरिया के रहते हैं, सारे जो भी हम कहें जेनेटिकल कैरेक्टर्स रहते हैं वो उस न्यूक्लियोइड के अंदर पाए जाएंगे। प्रारूपिक केंद्रक यानी कि एक टिपिकल न्यूक्लियस पाया जाएगा और वो न्यूक्लियस कैसा होगा, कलायुक्त यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड होगा। साथ ही साथ उसमें क्रोमेटिन पाए जाएंगे, केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोलस भी उसके अंदर पाई जाएगी। तो सारी हम कहें टिपिकल केंद्रक के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, क्रोमेटिन जालक हमें देखने को मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है और न्यूक्लियोलस हमें देखने को मिलती है। तो यूकैरियोट के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। डीएनए की हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लियोइड है आपका वो साइटोप्लाज्म यानी प्रोकैरियोट की जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी फ्रीली वो घूमता रहता है उसके अंदर। ठीक है, और ये कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए इनके अंदर पाया जाएगा। कैसा डीएनए पाया जाएगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर यदि केंद्रक की बात करें तो केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक के भीतर रहता है। ठीक है, डीएनए कहाँ मिलेगा, इसका केंद्रक में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, इसके अलावा लवक जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते थे। ठीक है, प्लास्टिड कह देते हैं। सामान्यतः रेखीय प्रकृति यानी लीनियर होता है और एक से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए कैसा पाया जाएगा, डबल पाया जाता है, डबल हेलिक्स का डीएनए पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है और डीएनए का अंश जो है वो अधिक मात्रा में रहता है, यहाँ पर डीएनए का अंश कम मात्रा में रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं और यहाँ पर बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मिड होता क्या है। तो किसी भी प्रोकैरियोट कोशिका में उसके न्यूक्लियोइड के अलावा एक अन्य हम कहें न्यूक्लियोइड के अलावा एक अन्य डीएनए पाया जाता है। ठीक है, या फिर एक अन्य जेनेटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे अपन क्या कह देते हैं, प्लाज्मिड कह देते हैं। प्लाज्मिड कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं प्लाज्मिड हमेशा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में ही प्लाज्मिड पाए जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी ये प्लाज्मिड नहीं पाए जाएंगे, यानी कि कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। मीजोजोम्स की हम बात करते हैं तो मीजोजोम कोशिका कला के अंतर्वलन से बने हो सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल एब्सेंट होंगे। मीजोजोम हम समझते हैं, देखिए मान के चलिए ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल में अंदर की तरफ ये फोल्डिंग्स बनेंगी और इस फोल्डिंग्स से क्या बनेंगे, आपके मीजोजोम्स बनेंगे। ठीक है, और ये मीजोजोम्स क्या करते हैं, आपके श्वसन में हेल्प करते हैं, यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि एक प्रोकैरियोट जो कोशिका है वो एक प्रिमिटिव प्रकार का कोशिका है और उसके अंदर आपके श्वसन के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं है। तो इसके जो कोशिका कला है यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इंटर फोल्डिंग से, उसकी जो इनर फोल्डिंग्स होती हैं उनसे आपके मीजोजोम्स बन जाते हैं और यहाँ पर मीजोजोम्स बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर श्वसन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर जो श्वसन होता है आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तर्कु उपकरण यानी कि हम कहें स्पाइंडल फाइबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जब सेल डिवाइड करती है तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते और यहाँ पर जब कोशिका विभाजन करती है यानी सेल डिवाइड होती है तो वहाँ पर आपके तर्कु उपकरण या फिर हम कह देते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर्स
स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट करते हैं। और आपने देखा होगा जैसे ये आपका क्या है, क्रोमोसोम्स है, तो एक क्रोमोसोम्स आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो यहाँ के जुड़ेगा, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ के जुड़ेगा और बीच में से दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ठीक, एक इसको लेके यहाँ पे आ जाएगा, एक इसको लेके यहाँ पर चला जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, कशाव की। अब हम बात करते हैं, देखिए कशाव जिसे अपन क्या कहते थे, फ्लैजिलम कह देते थे। तो छोटा होता है, 4 से 5 माइक्रोन बाई 12 नैनोमीटर का होता है और ये एक तंतुकीय प्रकृति का होता है। वहीं हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर आपका जो फ्लैजिलम है वो बड़ा साइज में पाया जाता है। ठीक है, अब अपन कोशिका द्रव्य गति की कहते हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक मोशन होती है वो साइटोप्लाज्मिक मोशन इसमें नहीं पाई जाती। और यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मोशन या फिर जिसे साइक्लोसिस कहते हैं या अमीबिया गति, अमीबॉइड मोशन पाई जाती है, यानी कि आपका जो सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो गति करता रहता है। तो प्रोकैरियोट में ये बिल्कुल एब्सेंट होगी और यहाँ पर ये प्रेजेंट होगी। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो वैक्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट होती हैं और गैस रिक्तिका यानी गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है गैस वैक्यूल्स किसके अंदर पाई जाती हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर ये गैस वैक्यूल्स प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाएंगी और सामान्य रिक्तिकाएँ हैं जो बेसिकली जो आपकी वैक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होंगी, लेकिन यहाँ पर वैक्यूल्स पाई जाएंगी। हम अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कह रहे हैं, तो यहाँ पर एब्सेंट होगी, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगी और वो कैसी होगी, RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, तो मुक्त रूप से राइबोसोम पाए जाते हैं और वो किसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्रकार की हम बात करें तो 70S प्रकार के राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि कोशिका द्रव्य में अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े हुए या फिर मुक्त रूप से उपस्थित हमें देखने को मिलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर या तो राइबोसोम किस पर जुड़े होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़े होंगे, या फिर खुले हुए देखने को मिल जाते हैं मुक्त रूप से। और इनका प्रकार क्या होता है, 80S प्रकार के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। थाइलेकोइड की हम बात करते हैं, तो थाइलेकोइड आपके प्रेजेंट होंगे या तो एब्सेंट रहेंगे, लेकिन यदि प्रेजेंट होंगे तो फिर वो किसमें देखने को मिलेंगे हमें, साइटोप्लाज्म में। यानी कि इनके जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल, वो सब साइटोप्लाज्म में ही पड़े हुए हैं, बिखरी हुई अवस्था में, कोई भी सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। और थाइलेकोइड हमें पादप कोशिकाओं में केवल हरित लवकों के भीतर हमें देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पर अनुपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है, और इसकी जगह माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मैंने आपको पीछे बताया क्या प्रेजेंट होते हैं, मीसोसोम्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर मीसोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। चलिए, गोल्जी गाय की हम बात कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एब्सेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एब्सेंट होगा, यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे। लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं पाया जाता और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पिलाई की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया पिली। ठीक है, पिलाई क्या करते हैं, किसी भी जगह पर इनको अटैच होने का काम करते हैं, तो वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, यहाँ पर वो एब्सेंट होंगे। संपुट को बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, वो कैप्सूल जीवाणुओं में उपस्थित हो सकता है। जैसे हमने बताया कि कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर कैप्सूल पाया जाता है जो कि उनकी हाई टेम्परेचर में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी कैप्सूल नहीं पाया जाएगा। हम विभाजन की बात करते हैं, डिवीज़न की, तो सरल विखंडन को कहते हैं सिंपल फ्यूज़न। ठीक है, सिंपल फ्यूजन के द्वारा यहाँ पर विभाजन हो जाएगा और यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के विभाजन सेल डिवीजन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। देखिए आप, गोल्जी बॉडी आपने नाम सुना, लाइसोसोम नाम सुना, सेंट्रोसोम नाम सुना, ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पर क्या है, एब्सेंट हैं, और ये सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये सारे एब्सेंट हैं, इसका मतलब ये कैसा केंद्रक हो गया, ये एक प्रिमिटिव प्रकार का केंद्रक यहाँ पर हो गया। ठीक है, प्राचीन प्रकार का, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक विकसित नहीं हुई हैं, लेकिन जब कोशिका विकसित हो जाएगी तो वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वो यूकैरियोट के अंदर वो देखने को हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने डिफरेंस देखे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर।